हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आज हम पढ़ने वाले हैं 29 और 30 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट और आज के दिन से करते हैं। आज 30 जनवरी है और ये दिन भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण था और एक तरीके से दुखद दिन था, क्योंकि आज स्वतंत्रता संग्राम के अमरदीप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। आज का ही दिन था जिस दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो उनको हम सभी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा था, ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह तो अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। तो हम सभी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और जो हमने सोचा है, जो लक्ष्य हमने तय किया है, उसे पाने के लिए दिन रात प्रयत्नरत रहें। 29 और 30 जनवरी का करंट अफेयर आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंटरपोल है, आप जानते हैं कि इंटरनेशनली ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे जो पुलिस राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, वैसे ही जो इंटरपोल होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। तो याद रखिएगा, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। और इंटरपोल की जो 90वीं महासभा की बैठक थी वो भी नई दिल्ली में हुई थी। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आप देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट में किस तरीके से उथल पुथल चल रही है। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ पर लागू किया जाएगा? तो ये लागू होगा शेयर मार्केट में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि ये क्या है, T+1 सेटलमेंट क्या होता है? देखिए, शेयर मार्केट में पहले क्या होता था, 2 दिन का समय दिया जाता था। जो इसके पहले जो शेयर सेटलमेंट सिस्टम चलता था वो T+2 चलता था। अब इसे रिप्लेस करके T+1 कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और जो कंडीशंस है उसमें भी चेंजेस देखने मिल सकता है। तो ये T+1 सिस्टम को अपनाया गया है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, स्पेंडिंग ऑफ बोथ बाइंग एंड सेटलिंग टी द डे ऑफ ट्रेड। और T+1 होता था कि एक दिन का आपको समय दिया जाता था। तो अब ये T+2 जो सेटलमेंट सिस्टम है, इसकी जगह पे T+1 सेटलमेंट सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज में आने वाला है। अब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको रेगुलेट कौन सी संस्था करती है? तो वो होती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपने 2 नाम सुने होंगे, एक BSE है जो क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी का नाम भी आपने सुना होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? संस्था करती है सेबी। और अब सेटलमेंट सिस्टम कौन सा लागू होगा? T+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया जाएगा? देखिए, 28 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण दिन है। डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, मीन्स डेटा प्राइवेसी डे। देखिए, यूपीएससी में इससे रिलेटेड 2 प्रश्न आ चुके हैं और वो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड थे, क्योंकि आपने सुना होगा राइट टू प्राइवेसी। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत बताया गया है वो किस केस के तहत, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा जजमेंट था जिसके तहत राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताया गया था? तो 2017 की बात है। ये केस था पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस के दौरान ही बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी, जब आधार कार्ड वाला मामला आया था तो ये केस चर्चा में आया था। और इस वर्ष की जो थीम है वो है थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। सबसे पहले निजता के बारे में सोचना है। आप जानते हैं कि अभी जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक या सोशल मीडिया के जो अदर्स ऐप हैं उनमें काफ़ी प्राइवेसी को लेके चर्चा होती रहती है कि प्राइवेसी को खतरा है, जिसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी आपने देखा होगा कि जैसे व्हाट्सएप पर हम किसी एक दूसरे को मैसेज करते हैं तो वो मैसेज ऐसा नहीं है कि कोई अदर पर्सन आपका देख सकता है। इस तरीके से प्राइवेसी को लेके सरकार का रुख जो है वो हमेशा ऐसा रहता है कि जो प्राइवेसी है वो बनी रहे, इसीलिए थीम रखी गई है थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था कि जो डेटा प्राइवेसी विधेयक है ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया था? तो सिफारिश थी BN कृष्णा समिति। याद रखिएगा, BN कृष्णा समिति की सिफारिश पे डेटा प्राइवेसी बिल आया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी कोल्डफील्ड ने हाल ही में कहां पर चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क कोयला संग्रहालय का निर्माण किया था? तो आज चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा, ये कहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद। इनका संबंध कहाँ से है, ये क्या आप बता सकते हैं? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो महानदी कोलफील्ड, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि कोलफील्ड्स जहाँ पर भी होती हैं वहाँ पर क्या होता है, कोयले की खदानें होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोयले की खदान है, तो यहाँ पर एक समय के बाद क्या हो जाता है, गड्ढे का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर पानी भरता है और ये एनवायरनमेंट के लिए इतना फ्रेंडली नहीं रहता है। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, इको पार्क स्थापित किया जाएगा, कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सुंदर गार्डन बनाया जाएगा, ताकि एक तरीके से इको फ्रेंडली जोन के रूप में ये कन्वर्ट हो सके। तो महानदी कोलफील्ड कहाँ पर है, कहाँ पर ये कोल पार्क बन रहा है? तो ये उड़ीसा में बन रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई केस होता है, लाइक किसी का मर्डर हुआ या कोई इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव टाइप का होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट बनती है और जो अधिकारी रहते हैं वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे पूरा जांच करते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनने जा रहा है? धारवाड़, कर्नाटक में इसकी आधारशिला माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ पर बन रहा है ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी कर्नाटका धारवाड़ में बन रही है। फिर कल बहुत चर्चा में रहा एक प्रश्न, आपने देखा होगा कि जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के सामने, जो बहुत ही सुंदर गार्डन बना है मुगल गार्डन, तो उस गार्डन का नाम कई सालों से मुगल गार्डन के रूप में पहचान थी, अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान या अमृत गार्डन। तो ये आपको याद रखना है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव प्रारंभ हुआ। तो ये उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये इनॉग्रेशन हुआ था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और जो उद्यान था उसका पहले क्या नाम था, मुगल गार्डन उसका नाम था। तब ये मुगल गार्डन चेंज होके अमृत, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो याद रखिएगा आप। फिर आप कुछ और नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो राजपथ का नाम, जिस पर 26 जनवरी की परेड होती है तो वो राजपथ कहलाता था, तो उस पथ का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। इलाहाबाद का तो आप ये चर्चा में, तो अब तो आपको याद भी हो गया कि इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है। इस तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम बदले हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन के सामने जो गार्डन आपको दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर गार्डन है। जब भी आप जाएं तो इसे ज़रूर देख कर आएँ। ये मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी फील्ड द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन है, उसके द्वारा शी फील्ड द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये विमेन एम्पावरमेंट से लेकर है कि महिलाओं की भागीदारी को और अधिक सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MMDC लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो MMDC लिमिटेड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है निकहत ज़रीन को। अभी निकहत ज़रीन किस खेल से रिलेटेड है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और बॉक्सिंग की एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने, चाहे वो विमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो या कॉमनवेल्थ के खेल हों, दोनों ही जगह इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। कॉमनवेल्थ का जो समापन हुआ था तो उसमें शरद कमल के साथ ये क्या थी, ध्वजवाहक थी, जो कॉमनवेल्थ का समापन कार्यक्रम हुआ था। और जो विमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी। तो निकहत ज़रीन एक बहुत ही शानदार प्लेयर हैं बॉक्सिंग की, तो इनका नाम याद रखना है। अब बात NMDC की आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि NMDC क्या है। तो NMDC क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। निकहत ज़रीन का संबंध कहाँ से है, किस स्टेट से है? तो इनका संबंध तेलंगाना से है। तो याद रखिएगा।
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एनएमडीसी ने अपना जो है वो किसको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, तो आंसर होगा निकहत ज़रीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। देखिए कुछ दिन पहले परसों हमने क्या पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मिक्स्ड डबल्स का खिताब था वो किसने जीता था। तो हमने कैसे याद किया था कि नोवाक की स्टेपनी। तो यहाँ पर जो जीता है पुरुष ओपन में, ये जीता है नोवाक जोकोविच। एक महान प्लेयर हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 10वीं बार ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 10 बार जीत चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस वर्ष उनका कौन सा ग्रैंड स्लैम था, तो ये 22वें नंबर का था। तो अब राफेल नडाल हो या नोवाक जोकोविच हो, दोनों ही सेम, मतलब दोनों के 22 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और फीमेल में किसने जीता है, तो फीमेल कैटेगरी में जीता है ये आर्यन सवालेंक। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो ये बेलारूस से हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आज के करंट अफेयर थे। ये हैं नोवाक जोकोविच जिनका संबंध सर्बिया से है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आज का जो सबसे अच्छा प्रश्न है वो यही है, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेटर्स के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में कौन सी टीम विजेता रही, तो वो रही हमारे प्यारे भारत की टीम। और किसने हराया है, तो हराया है अंग्रेज़ों को, मतलब ब्रिटेन को हराया गया है। और जो इंग्लैंड की हार हुई है वो काफ़ी बुरी हार हुई है एक तरीके से। तो भारत, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार ये अंडर 19 विश्व कप हुआ है महिलाओं का, तो याद रखिएगा। अंडर 19 T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, साउथ अफ्रीका में। इसमें जो विनर टीम रही है वो रही है भारत की, और हराया किसको, इंग्लैंड को। इंग्लैंड के सिर्फ 68 रन ही बने थे, याद रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन रहा है, और ये हमारे चैंपियंस हैं, तो इनको याद रखिएगा। फिर आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि लाला लाजपत राय जी की जयंती कब होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।